नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी 2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, यूपी पीसीएल टीजी 2 के अलावा यूपी आर्विनल टीजी 2, डीआरडीओ, इसरो, एनपीसीआईएल, सेल, एनएफएल आदि एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आपका आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर उस एग्ज़ाम में चले जाना। दोस्तों, यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और जो हमने पिछली वीडियो बना कर रखे हैं सारे, वो सभी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो में रिपीट हो रहा हो। सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं। जो छोटे टॉपिक थे वो पहले ऑलरेडी ही कवर हो चुके हैं। अब ये जो बड़े टॉपिक हैं, इनसे ज़्यादा प्रश्न लिए जा रहे हैं, ताकि आपका पूरा इलेक्ट्रिशियन इसमें कवर हो चुके। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किसी पाइप लाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि न्यूनतम, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि और इसमें हम सतह सतह की बात करें, सतह की कण का वेग जो है अधिकतम होता है। अगला प्रश्न, 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1 कूलाम प्रति सेकंड, इसका राइट आंसर है। जैसा कि इसका फार्मूला आप देख सकते हैं, Q बराबर IT होता है, जो कि I एम्पियर, और T जो होता है समय होता है, इसका मात्रक सेकंड होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि अर्धचालक पर लागू नहीं होता। और दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं, किसी चालक की यदि भौतिक अवस्था अपवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगे विभवांतर पर बहने वाली धारा का अनुपात सदैव स्थिर होता है, जो कि आप देख सकते हैं। वी अपान आई होता है, जो कि स्थिरांक यहाँ पर आर होता है, आर बराबर वी अपान आई होता है। ओम के नियम अर्धचालक के लागू नहीं होता, क्योंकि यह नॉन लीनियर डिवाइस है। इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निगेटिव होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 1 मिलीवाट शक्ति किसके बराबर है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, जो कि 1/1000 वाट इसके बराबर है। ये इसका सही उत्तर है, जो कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। चलिए अगला प्रश्न, जैसे कि 1 किलोवाट में 10⁻³ यानी 1000 होता है, और 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रतिरोध में स्वर्ण रंग का कोड डैश डैश सहायता सूचित करता है। आप सभी को पता होगा, जो कि दोस्तों आपका 5% इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्राउन के लिए देख सकते हैं +-1%, रेड का देख सकते हैं +-2%, ग्रीन का देख सकते हैं +-0.5%, ब्लू का। दोस्तों, अधिकतर आपका पूछा जाता है सिल्वर और गोल्ड, यही अधिकतर पूछा जाता है। इसी में से आपका पूछ लिया जाए। आपको गोल्ड का 5% याद रखना है और सिल्वर का 10%। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, रंगीन टीवी में प्रयुक्त प्रतिरोधक में उल्लेखित वर्ण बैंड इस प्रकार में, जैसे कि पीला, जामुनी, नारंगी और चांदी है, तो उसका मान क्या होगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, पीला का मान जो होता है यानी येलो का मान 4 होता है, जामुनी का मान 7 होता है, जो कि दोस्तों 7 होता है। फिर नारंगी का मान जो है दोस्तों देख सकते हैं 3 होता है। फिर इसको जैसे कि आप पहले 4 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे, गुणे के निशान लगाएंगे, फिर 10 की घाते में जो होगा उसे लिखेंगे। जैसे कि जामुनी का मान 3 होता है, 3 लिख देंगे। तो फिर इसे आप हल करेंगे, और चांदी का जो होता है 10% होता है, जो कि यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 47 किलो ओम ±10%, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि किलो का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि 1000 होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर समझाया भी गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से अधिक हल्का कण कौन सा है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है, जो कि देख सकते हैं।
यहाँ पर हम हल्का होने के कारण ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे कि नेगेटिव पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है जिस पर धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि अर्धचालक के रूप में होता है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, यदि यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाए तो तब क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि वोल्टेज उत्पन्न होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एटॉमिक संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में के अनुसार निम्न में से किसके धनात्मक आवेश रहता है। राइट आंसर अभी आपको हमने बताया जो कि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश रहता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश रहता है और न्यूट्रॉन पर जो होता है कोई आवेश नहीं होता यानी उदासीन होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अच्छे चालक पदार्थ में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि उच्च भंजक वोल्टता होना चाहिए, इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसके और हम गुण जान लेते हैं, जैसे कि अचालक की परावैद्युत सामर्थ्य का मान उच्च होना चाहिए और चालक का प्रतिरोध यथासंभव उच्च होना चाहिए, अचालक पदार्थ ऊष्मा को विकृत कर सकने योग्य होना चाहिए, अचालक सुदृढ़ अर्थात मजबूत होना चाहिए। ये सारे इसके गुण होते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत रोधन सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि नाइक्रोम नहीं है, जबकि दोस्तों रबर माइका पीवीसी ये विद्युत रोधन सामग्री होती है, यानी इसमें दोस्तों विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है। आप सभी लोगों को पता होगा जो कि चांदी है, और हम इसमें बात करते हैं जैसे कि चांदी का सबसे ज़्यादा होता है, फिर इसके बाद दोस्तों कॉपर का होता है, फिर इसके बाद सोना का होता है, फिर इसके बाद दोस्तों एल्युमिनियम का होता है, जो कि आपका इसका क्रम वाइज भी पूछ सकता है, इसे आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगला प्रश्न, कुचालकों में ऊर्जा अंतराल। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है जो कि उच्च होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम बात करते हैं, अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल निम्न होता है, चालकों में ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, कुचालकों में एनर्जी गैप जो उच्च होता है जो कि आप देख सकते हैं, और अर्धचालकों में एनर्जी गैप जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। अगला प्रश्न, अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिला दें तो हम एक डेड डैश बनाने जा रहे हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि एन प्रकार का अर्धचालक, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों अगर हम जर्मेनियम को बोरान में मिला दें तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, और डायोड में पी तथा एन दोनों प्रकार के अर्धचालक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, यूरेका तारें समांतर डेड डैश प्रयोग की जाती हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि स्टार्टर में इसका प्रयोग किया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि कॉपर या एल्युमिनियम तारें सामान्यतः कुंडलन में प्रयोग की जाती हैं, नाइक्रोम तारें सामान्यतः हीटर में प्रयोग की जाती हैं, अर्थिंग में जो है SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज GI तारें प्रयोग होती हैं। अगला प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि ओम इंटू मीटर होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि जोड़ों पर टाँका लगाने का प्रयोजन क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि यांत्रिक शक्ति को बढ़ाना, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं, विशुद्ध प्रतिरोध परिपथ में। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि धारा वोल्टेज के साथ फेज में होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि हम इसमें बात करते हैं दोस्तों, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा वोल्टेज के साथ समान फेज में होती है, जिससे इनके बीच कला कोण शून्य होता है तथा शक्ति गुणांक इकाई होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि पानी भरी बाल्टी से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले देखे जाते हैं, इससे पता चलता है कि सप्लाई की किस्म। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि DC है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित के व्युत्क्रमानुपाती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये इसका राइट आंसर है। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सोल्डरिंग के भराव धातु का गलन बिंदु होगा।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि 420 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, तीन समान प्रतिरोध वाले समांतर क्रम में जुड़े हुए और उनके उसके बाद श्रेणी क्रम में पहले को दूसरे के साथ संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि 1/9 गुना होगा, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर पहले समांतर में जोड़ लिया गया, फिर दोस्तों इसे आप हल करते चले जाएंगे, जो कि आपका लास्ट में आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप जान सकते हैं दोस्तों। आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से जनरेटर में फील्ड और आर्मेचर के कारण पैदा होने वाले ओमिक ड्रॉप के कारण टर्मिनल वोल्टेज प्रेरित ईएमएफ से कम होता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि सीरीज जनरेटर में, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं, सीरीज जनरेटर फील्ड और आर्मेचर के कारण पैदा होने वाले ओमिक ड्रॉप के कारण टर्मिनल वोल्टेज प्रेरित ईएमएफ से कम होता है, जो कि इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, तारों के जोड़ को स्थायी प्रकृति देने की प्रक्रिया को डैश डैश कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि सोल्डरिंग कहा जाता है, ये इसका सही उत्तर है। और सोल्डर, जैसा कि सोल्डर का पदार्थ गलनांक जोड़े जाने वाले तारों के गलनांक की अपेक्षा न्यून होता है। जैसा कि इसमें मृदु टाका यानी सॉफ्ट सोल्डर के लिए टिन टिन जो है इसका 25 से 80% लेते हैं, लेड का जो है 75 से 20% लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कठोर के लिए देख सकते हैं आप। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले थोड़ा इसे जान लेते हैं। जैसे कि कठोर शोल्डर के साथ बोरेक्स नामक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, जबकि मृदु शोल्डर के साथ अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड नामक फ्लक्सों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, इंसुलेशन परीक्षण के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि डीसी करंट यानी डिस्ट धारा का प्रयोग करते हैं हम। जैसा कि इंसुलेशन परीक्षण के लिए डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए डीसी जनरेटर में मेगर के लिए बैटरी ब्रिज के लिए आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि एक तार को दो स्थितियों में, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, डिले फ्यूज किसके रक्षार्थ हेतु प्रयुक्त होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि डीसी मोटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि चुंबकीय अतिभार रिले को तापीय अतिभार रिले के द्वारा किस प्रकार तुलना की जाती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि धीमा है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि बूस्ट चार्जिंग की प्रक्रिया डैश डैश है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि लघु समय के लिए उच्च धारा, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग में मदद मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो कि बैटरी की उपयोग अवधि को बढ़ाने में, इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें बात कर लेते हैं ट्रिकल चार्जिंग के बारे में। ट्रिकल चार्जिंग से बैटरी को उपयोग की अवधि में बढ़ जाती है। बिना प्रयोग में रखी हुई बैटरी में खुला पथ हानियाँ तथा क्षरण सतत यानी कंटिन्यूटी होता रहता है। इससे बैटरी में धीरे धीरे विसर्जित होती रहती है। क्षति की पूर्ति हेतु बैटरी को समय समय पर आवेशित करते रहते हैं, जिसे ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं, जिससे बैटरी की क्षमता एवं जीवन काल दोनों बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया, किसी एल्काइन सेल यानी क्षारीय सेल को 12 घंटे तक 4 एम्पियर की नियत धारा पर आवेशित किया जाता है। इसे अपनी सामान्य आवेशित अवस्था में लाने के लिए 20 घंटे तक 3 एम्पियर की नियत धारा की आवश्यकता होती है। तो इसमें एम्पियर आवर की क्षमता की गणना करना है आपको। चल जैसा कि हम दोस्तों आपको बता दें, जैसे कि टाइम आपका दिया गया है डिस्चार्ज धारा, और इस टाइम दिया गया है डिस्चार्ज धारा दिया गया है, और डिस्चार्ज टाइम दिया गया है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर फार्मूला दिया है, दक्षता बराबर विसर्जित अपन आवेशित गुणे 100। यहाँ पर इसमें पूरा मान रखेंगे, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पूरा मान दिया गया, यहाँ पर इस मान को पुट कर देंगे, आपका जो हल कर लेंगे, आपका जो उत्तर है 80% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न
निकिल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट्स डेड डेड से बनी होती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि निकिल हाइड्रोक्साइड से बनी होती है, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों इसका टिक इसलिए लगा दिया जाता है ताकि आपको पीडीएफ में इसका चिन्ह लगा हुआ मिले और आपको पढ़ने में आसानी से इसे मदद मिले और अपने एग्ज़ाम के टाइम पर काफ़ी फास्ट रिवीजन इसका कर सकें। चल दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, जैसा कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है, क्षारीय बैटरियां निम्नलिखित क्रिया द्वारा विद्युत उत्पादन करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि रासायनिक क्रिया, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बैटरी का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि विभव अंतर बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। बैटरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके ऊर्जा को संग्रहित करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर बाहरी परिपथ को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि बैटरी की आवश्यकता से अधिक आवेशन करने पर क्या होता है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, बैटरी में गैस उत्पन्न होने लगती है, बैटरी में आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है और धनात्मक प्लेटों का संक्षारण हो जाता है और लेड पेरोक्साइड बन जाता है, जिससे प्लेटें भौतिक रूप से कमजोर पड़ जाती हैं। ये इसके सभी राइट आंसर हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, चुंबक का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। राइट आंसर दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह लोहे और मिश्र धातु को आकर्षित करता है। दोस्तों ये तो इसका गुण है। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी इसका गुण है। जबकि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, चुंबक जब खंडों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक खंड स्वतंत्र रूप में कार्य नहीं करते। दोस्तों ये आपका गलत है, जो कि आपका यही आंसर सही है। और हम अगले की बात कर लेते हैं, जैसे कि हथौड़े से तोड़ने पर, गर्म करने पर या ऊंचाई से गिराए जाने पर चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। जबकि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, फेराइट निम्नलिखित से संबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि फेरी चुंबकीय सामग्री, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, विद्युत चुंबक की कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जब उत्क्रमित होती है तब। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम बात करते हैं एक बार, जैसे कि विद्युत चुंबक की कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जब उत्क्रमित होती है तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। इस प्रकार विद्युत धारा वहन करते हुए चालक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिससे चुंबकीय प्रभाव उपस्थित होती है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, समांतर में जुड़े संधारित्र C1 C2 C3 की समतुल्य धारिता C है तो क्या होगी। राइट आंसर यानी धारिता आपकी होगी, क्या होगी धारिता। जैसा कि दोस्तों समांतर में अगर जुड़ा है तो आपका सिंपल सा जोड़ लेना है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये इसका सही उत्तर होगा। अगर आपको सीरीज में जोड़ना है तो इसका फार्मूला देख सकते हैं आप, ये आपका सीरीज में जोड़ा गया है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, 3 एम्पियर धारा का वाहक एक हेनरी प्रेरकत्व निम्न की ऊर्जा संचित करेगा। राइट आंसर दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए हम इसमें जैसे कि हल करते हैं। जैसे कि प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है 1/LI², जहाँ की L हेनरी को प्रदर्शित करता है, I करंट को। यहाँ पर इसका मान रखेंगे, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मान रखा गया। यहाँ पर L का मान हमने मतलब I का मान हमने 3 रख दिया, L का मान 1 रख दिया। तो यहाँ पर हल करेंगे 4.5 जूल आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसमें दिया नहीं है, आपका इसमें कोई आंसर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, AC संकेतिक का RMS मान 10 वोल्ट है, इसमें इसका परम मतलब चरम मान होगा। जैसा कि फार्मूला दिया गया वी आर एम एस बराबर वी मैक्स अपान √2। यहाँ पर इसका मान रख देंगे, जैसा कि वी का मान 10 दिया गया, यहाँ पर 10 रख देंगे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आर एम एस का मान 10 रख दिया गया, हल कर लिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं 14.4
1 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कला की कितनी डिग्रियां एक पूर्ण चक्र की परिचायक हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि 360 डिग्री, ये इसका सही उत्तर है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक 100 वाट और 200 वोल्टेज लैंप का प्रतिरोध होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 200 ओम, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा मान दिया गया, जैसे कि P बराबर दिया गया, V बराबर दिया गया, R बराबर हमें निकालना है। R बराबर फार्मूला होता है V²/P। यहाँ पर पूरा मान रखेंगे और हल कर लेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितना आया, 400 आया। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 400 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि एक 3 फेज प्रणाली में कला वोल्टता में निम्न अंतर आ सकता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 120 डिग्री, ये इसका सही उत्तर होगा। और 2 फेज होता तो उसमें 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, साइन तरंग का आकृति गुणक निम्न के समतुल्य है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि आई आर एम एस अपान आई एवरेज, यानी करंट एवरेज, इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि दोस्तों स्टार संयोजन में लाइन वोल्टता डैश डैश के समान फेज वोल्टता। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं √3 फेज वोल्टता, ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि आप जान सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं लाइन वोल्टेज को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, लाइन करंट को इस प्रकार, जो कि लाइन करंट बराबर फेज करंट बराबर होती है। डेल्टा में देख सकते हैं लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर होती है लाइन करंट, और √3 फेज धारा के बराबर होती है। चलिए अगला प्रश्न, किसी संधारित्र यानी संधारित्र की धारिता डैश डैश के समानुपाती होती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्लेट का क्षेत्रफल, इसका राइट आंसर है, जो कि इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, शुद्ध साइन तरंग का रूप गुणांक क्या होता है? राइट आंसर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर्म फैक्टर बराबर RMS वैल्यू अपान एवरेज मीन वैल्यू, ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मान रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाता है, यहाँ पर जान सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1.11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक प्रदत्त तरंग अभिरूप के लिए साइन और कोसाइन फंक्शन के बीच फेज अंतर डैश डैश है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि 90 डिग्री, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, निम्नलिखित परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर प्रदर्शित तरंग कौन सी है? राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, जैसे कि दिया गया परिपथ में फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का है, जबकि आयोग द्वारा यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर को माना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर जान सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि हम इसमें देखते हैं, निम्नलिखित अग्र और उत्क्रम बायस अभिलक्षण वाली युक्ति को पहचाने। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो ये युक्ति है SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं SCR 4 सिलिकॉन अर्धचालक खंडों से निर्मित 3 PN संधियों वाली 3 टर्मिनल इकाई हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, किसी DC जनरेटर में मेन पोल की तुलना में इंटरपोल की पोलैरिटी होती है। राइट आंसर दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसके आगे घूर्णन की दिशा में अगले मेन पोल की ध्रुवता के समान होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, किसी DC जनरेटर में मुख्य पोल की तुलना में इंटरपोल की ध्रुवता गति के दिशा में आगे मुख्य पोल के समान होती है। इंटरपोल का प्रयोग आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए किया जाता है। जनरेटर में प्रयोग किए जाने वाले इंटरपोल पर वाइंडिंग कम वर्तनों तथा मोटी होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 0.75 मीटर लंबा एक मोटर आर्मेचर कंडक्टर 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर वाले फ्लक्स डेंसिटी के संपर्क में आता है। कंडक्टर पर लगने वाले बल की गणना करें जब आर्मेचर इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर हो।
जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसका पूरा मान दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मान इस फार्मूले पर रख देंगे और हल कर लेंगे तो आपका इसमें उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं 15 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि दोस्तों ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि 3 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि वेव वाइंडिंग कहते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कॉइल के सिरों का कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि कॉइल कनेक्शन कहते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर का उपयोग निम्न कार्य के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्रकाश के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न, डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग डेड डैश के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रारंभिक करंट को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं, जैसे कि दोस्तों डीसी मोटर स्टार्ट का प्रयोग प्रारंभिक करंट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। चूँकि मोटर के प्रारंभ के समय काउंटर यानी विद्युत वाहक बल शून्य है तथा प्रतिरोध का मान कम होने से धारा का मान अधिक हो जाता है, जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। नहीं तो करंट का मान बहुत अधिक होने के कारण वाइंडिंग जलकर नष्ट हो जाएगी, जो कि इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज शून्य होती है जब वह बिना लोड के चल रहा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि सीरीज वाउंड जनरेटर, ये इसका सही उत्तर है। सीरीज वाउंड जनरेटर के बारे में हम देखते हैं, जैसे कि सीरीज वाउंड जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग लोड करंट के द्वारा ही उत्तेजित होती है, जिससे फ्लक्स बनता है और वोल्टेज उत्पन्न होता है। अतः सीरीज वाउंड जनरेटर पर लोड लगा होने की स्थिति में इसे फील्ड वाइंडिंग पर कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, जिसके कारण इसकी टर्मिनल वोल्टेज शून्य होगी। इसी कारण से सीरीज वाउंड जनरेटर को बिना लोड की स्थिति में नहीं चलाना चाहिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं, जैसे कि गति नियंत्रण की सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि सीरीज मोटर में इसका प्रयोग करते हैं हम। अगला प्रश्न, स्टेपर मोटर में प्रयोग किया जाने वाला रोटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्थायी चुंबकीय प्रकार का होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों डीसी मोटर को स्टार्ट करने पर आप देखते हैं कि वह झटके से चालू होता है, इस प्रभाव का दोष क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि स्टार्टर का कॉन्टैक्ट गड्ढा युक्त है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक डीसी वोल्टेज आपूर्ति से जोड़े गए 3 किलोवाट वाले डीसी शंट मोटर का वेग 2000 आरपीएम है। इस वेग को 2500 आरपीएम पर परिवर्तित करना है तो किस वेग का नियंत्रण विधि का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्षेत्र धारा को एक क्षेत्र रियोस्टेट में से परिवर्तित कर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर सामान्य शक्ति एवं प्रकाश हेतु विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि वितरण ट्रांसफार्मर, इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा संयोजन तथा सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार संयोजन में होती है। अगला प्रश्न, ट्रैप्ड ट्रांसफार्मर वह है जिसमें, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि वोल्टता संयोजन के लिए द्वितीय कुंडलन में कई मध्य सिरे निकाले गए हों, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संलग्न चित्र दर्शाया गया ट्रांसफार्मर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि धारा ट्रांसफार्मर यानी सीटी, ये इसका सही उत्तर है। हम सीटी के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि दोस्तों इसमें इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में केवल 1 या 2 लपेटें होती हैं और सेकेंडरी में महीन तार के अनेक लपेटे होते हैं। इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड सदैव लगा रहना चाहिए अथवा इससे उत्पन्न वोल्टेज इसे जला देगा। अगला प्रश्न, ऑटो ट्रांसफार्मर डेड डैश का प्रयोग किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑटोमोबाइल्स में इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं,
ऑटो ट्रांसफार्मर ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें केवल एक वाइंडिंग होती है। पूर्ण वाइंडिंग प्राइमरी की भांति कार्य करती है और इस वाइंडिंग का एक अंश सेकेंडरी की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वितरण ट्रांसफार्मर को इस प्रकार अभिकल्पित यानी डिजाइन किया जाता है कि उसमें लव क्षति न्यूनतम रहे, क्योंकि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग 24 घंटे उत्तेजित रहती है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यदि किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक लपेटों की दुगना कर दिया जाए और साथ ही प्राथमिक वोल्टता को आधा कर दिया जाए तो द्वितीयक वोल्टता में क्या प्रभाव होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि पूर्ववत रहेगी, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है और उसकी लव क्षति 500 वाट है तो इसकी ताम्र होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 500 वाट, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत और उसकी लव हानि 500 वाट है तो उसकी ताम्र हानि 500 वाट ही होगी, क्योंकि अधिकतम दक्षता पर लव क्षति ताम्र क्षति बराबर होती है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता एक अनुपात है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि KWH आउटपुट और KWH इनपुट एक दिन में का इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ब्रीदर में रखा सिलिका जेल है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये नमी को अवशोषित करता है, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसा कि दोस्तों जब ट्रांसफार्मर ऑयल में किसी कारणवश नमी आ जाती है तो परावैद्युत सामर्थ्य घट जाती है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर में दोष उत्पन्न हो जाता है और ट्रांसफार्मर काम करना बंद कर सकता है। तेल साफ तथा नमी रहित या सूखे रहे, इसलिए ट्रांसफार्मर में ढक्कन या संरक्षण पर ब्रीदर लगाया जाता है। अगला प्रश्न, यदि किसी ट्रांसफार्मर पर ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 0.2 है और प्राथमिक कुंडलन में EMF 220 वोल्ट है तो द्वितीय कुंडलन में EMF का मान होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि 44 वोल्ट, इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल सा पूरा मान दिया गया है, इस फार्मूले पर मान रख देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 44 वोल्ट, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की दक्षता डेड डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि कम होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, CRO का उपयोग किस सीमा तक की आवृत्तियों को मापने के लिए किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1 गीगाहर्ट्ज को मापने के लिए किया जाता है। चलिए, जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सिंगल फेज इंडक्शन टाइप ऊर्जा मापी में अधिकतम बल आघूर्ण उत्पन्न होगा जब चुंबकीय फ्लक्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि सप्लाई वोल्टेज के 90 डिग्री से पश्चगामी हो, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर सिंगल फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर को वाट आवर मीटर भी कहते हैं। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब शंट मैग्नेटिक फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होता है तो उच्चतम टार्क उत्पन्न होता है और त्रुटि शून्य हो जाती है। अगला प्रश्न, चित्र में दिखाए गए एम्पियर मीटर द्वारा प्रदर्शित मान क्या होगा? चलिए हम बात करते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इसका हल करते हैं, जो कि दोस्तों ये पहले सीरीज में लगे हुए हैं। यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे तो आपका यहाँ पर 10 और 10 जोड़ेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, 20 ओम। फिर दोस्तों हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। करंट बराबर I बराबर दोस्तों होता है V/R। V/R होता है, V का मान हमारा यहाँ पर कितना दिया गया? 50 दिए गए है, 50 दिया गया और R का मान 20 दिया गया। यहाँ पर हल कर लेंगे, काट देंगे, आप भाग दे देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 2.5 एम्पियर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रेरण रूपी वाट मीटर डेड डैश पर कार्य करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि AC इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, प्रेरण रूपी वाट मीटर केवल AC पर कार्य करता है और स्थायी चुंबक प्रारूपी वाट मीटर केवल DC पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, थर्मिस्टर हेतु VI ग्राफ डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक सीधी रेखा में नहीं, इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न, CRO का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि
कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट धारा के डैश डैश प्रभाव पर कार्य करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि चुंबकीय इसका सही उत्तर है। जबकि दोस्तों यदि चुंबकीय क्षेत्र में आलंबित कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें बलयुग्म विकसित हो जाता है। यह बलयुग्म उस कुंडली को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली द्वारा जनित कुछ चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी दिशा में घुमा देता है। अगला प्रश्न, स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदन बल पैदा करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि एडी करंट अवमंदन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेता है यदि। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि उसमें उचित अवमंदन उपस्थित है इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यदि उसमें उचित अवमंदन उपस्थित है तो यह बल 3 प्रकार के उत्पन्न किया जाता है, जैसे कि वायु घर्षण, द्रव घर्षण, एडी करंट द्वारा, ये आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, ये चित्र आपको देखना बताना है इसमें क्या है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, यंत्र के संकेतक को शून्य स्थिति पर समायोजित किया जाता है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत घुमाव बल है। सही उत्तर दोस्तों, जैसा कि दोस्तों विक्षेपक घुमाव बल, नियंत्रक घुमाव बल, अवमंदक घुमाव बल, ये इसके सभी राइट आंसर हैं। चलिए जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि जो भाग चल भाग यानी धुरे को घुमाता है विक्षेपक बल कहलाता है। जो बल संकेतक को पुनः शून्य भाग स्थिति में वापस लाने वाला बल नियंत्रक बल कहलाता है। और वैद्युत मापक यंत्र संकेतक में कंपनों को नियंत्रित करने वाला बल अवमंदक बल कहलाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि मोटर परिपथ ब्रेकर से हेतु चक्र को बंद करने का समय क्या होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि 0.01 सेकंड इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 3 फेज प्रेरण मोटर की स्लिप प्रतिशतता होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि NS/N/NS × 100 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपस्कर प्रेरक प्रतिघाती पावर ड्रा करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि 3 फेज प्रेरण मोटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रेरण मोटर निम्नलिखित पर चलती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि तुल्यकालिक स्पीड से कम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बहुफेजी प्रेरण मोटर में जिसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा है, प्रत्येक कुंडलन में छोरों पर वोल्टता कितनी होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि लाइन वोल्टता अपन √3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बहुफेजी प्रेरण मोटर में और तुल्यकालिक मोटरों के कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि तुल्यकालिक मोटरें शक्ति गुणक सुधारती हैं, प्रेरणी मोटरें कम करती हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, डबल केज पिंजरा मोटर यानी डबल केज स्क्वायरल केज मोटर के साथ ड्यूल स्टार्टर किस शक्ति तक की मोटर के साथ लगाया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि 1.5 किलोवाट इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हम बात करते हैं जो कि दोस्तों डबल केज पिंजरा यानी स्क्वायरल केज मोटर के साथ ड्यूल स्टार्टर 1.5 किलोवाट शक्ति तक मोटरों के साथ चलाया जा सकता है। सामान्यतः 3 अश्व शक्ति से 5 अश्व शक्ति तक की स्क्वायरल केज प्रकार की 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए ड्यूल स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एक पंप 3 फेज प्रेरण मोटर प्रेषित वोल्टता के आधे मान पर चलाई जाती है, इसका क्या परिणाम होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि मोटर खराब हो जाएगी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि दोस्तों निम्न में से कौन सा मोटर एसी और डीसी दोनों पर काम करता है और इसे मोटे तांबे के तार की फील्ड वाइंडिंग होती है, कम्यूटेटर और ब्रश को आर्मेचर के स्रोत से आपूर्ति से जोड़ता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि यूनिवर्सल मोटर इसका राइट आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, यूनिवर्सल मोटर को डीसी आपूर्ति पर एक एसी मोटर के रूप में चलाने के लिए कम्यूटेशन को डेड डैश हटा दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध डालकर ये इसका सही उत्तर होगा। बाकी जानकारी आप देख सकते हैं जैसा कि दिया गया यहाँ पर
चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर की संरचना जो डीसी सीरीज मोटर के समान होती है और एसी अथवा डीसी किसी भी प्रकार की सप्लाई से चलाया जा सकता है। यूनिवर्सल मोटर को एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति लोड के अनुक्रमानुपाती होती है तथा पूर्ण लोड पर कम तथा शून्य लोड पर अधिकतम होती है। इसका प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, सचल ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि यूनिवर्सल मोटर पर चलती है। यूनिवर्सल मोटर डेड डैश पर चलती है। सही उत्तर दोस्तों जो कि आप सभी को पता होगा, हमने कई बार आपको बताया, एसी और डीसी दोनों पर चलती है। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बलाघूर्ण होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि निर्धारित बलाघूर्ण से अधिक, इसका सही उत्तर है। क्योंकि दोस्तों इसकी सहायक से वाइंडिंग में सीरीज क्रम में कैपेसिटर लगा होता है जो कि स्टार्टिंग के समय उच्च धारा को लेता है, जिसके कारण टॉर्क का मान अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न, यूनिवर्सल मोटर वह है, राइट आंसर, जो एसी तथा डीसी, एसी के साथ साथ डीसी पर भी चल सकती है। अगला प्रश्न, स्लिप रिंग एवं ब्रश अल्टरनेटर के किसी जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि बाहरी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग से, इसका सही उत्तर होगा। जबकि दोस्तों जनरेटर में स्लिप रिंग का उपयोग बाहरी सर्किट को आर्मेचर वाइंडिंग को जोड़ने के लिए किया जाता है, और क्योंकि अल्टरनेटर में घूमने वाला पार्ट क्षेत्र वाइंडिंग होता है, जबकि जनरेटर में घूमने वाला भाग आर्मेचर वाइंडिंग होता है। अगला प्रश्न, किसी अल्टरनेटर की ईएमएफ बढ़ानी हो तो क्या करेंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स को बढ़ाते हैं, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 तथा पोलों की संख्या 6 है तो पोल पिच का मान क्या होगा। सिंपल सा फार्मूला हो तो पोल पिच बराबर चालकों की संख्या अपन पोलों की संख्या, यहाँ से भाग दे देंगे, आपका 14 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एसी जनरेटर में आर्मेचर का कोर बना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि नरम लोहा का बना होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, कोरोना का प्रभाव डेड डैश घटाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि निर्वाहक यानी कंडक्टर के बीच अंतर को बढ़ाकर, इसका सही उत्तर है। और इसका जैसे कि कोरोना प्रोपोर्शनल बराबर वन चालकों के बीच की दूरी, इसका देख सकते हैं, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि चालकों की मोटाई बढ़ाने से कोरोना घटता है और मोटाई घटाने से कोरोना बढ़ता है, और एक समान चिकने चालकों की अपेक्षा समान अनुप्रस्थ काट के चाप यानी आर्क सरफेस वाले लड़ीदार चालकों पर कोरोना का प्रभाव अधिक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्विच का उपयोग सजावटी लैंप के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि ड्रम स्विच का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे सजावटी लैंप में हम प्रयोग करते हैं। जैसा कि दोस्तों ड्रम स्विच एक ऐसी सजावटी ब्रश प्रकाश युक्ति है जिसमें एक कम गति की मोटर द्वारा ड्रम को घुमाया जाता है, जो कि एक साथ कई परपथों को नियत गति पर ऑफ करती रहती है। इसमें मुख्यतः निम्न घूर्णन गति वाली सिंगल फेज मोटर तथा एक लकड़ी वाले बेलन होता है। बेलन पर प्रायः 3 व 6 तांबे अथवा पीतल से बने छल्ला खंड तथा पूर्ण छल्ला चढ़ाया हुआ होता है। अगला प्रश्न, किसी सतह पर प्रकाश गिरने के परिणाम को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रदीप्ति कहा जाता है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रदीप्त की इकाई है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि लक्स होती है, इसका सही उत्तर है। जैसा कि प्रदीप्त की इकाई लक्स होती है, प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा में पड़ने पर प्रकाश का मात्रा उस तल पर प्रदीप्त कहते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं फार्मूला। अगला प्रश्न, ड्रम स्विच का उपयोग डेड डैश में किया जाता है। सही उत्तर अभी आपको बताया, जो कि सजावटी प्रकाश व्यवस्था में इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न, किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट डेड डैश का होता है। सही उत्तर आप सभी को पता होगा, जो कि टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न, किसी उद्दीप्त लैंप का पावर फैक्टर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1 है, इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों विद्युत वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं के लिए 5 तार वाली सिरोपरी लाइन स्थापित की जाती है, जिसकी वोल्टता होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 400 वोल्ट, इसका राइट आंसर है। जैसा कि विद्युत वितरण प्रणाली में उपभोक्ता के लिए 5 तार वाली सिरोपरी लाइन स्थापित की जाती है, जिसकी वोल्टता 400 वोल्ट होती है। 5 तारों में 3 फेज वायर, एक न्यूट्रल वायर तथा एक अर्थ वायर होता है। अगला प्रश्न,
विद्युत वितरण सिरोपरी लाइन में आजकल डैश डैश प्रकाश के खंभों का प्रचलन है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि ट्यूबुलर खंभे, इसका सही उत्तर होगा। और इस खंभे का व्यास नीचे की ओर अधिक होता है, जो कि ऊपर की ओर कुछ कुछ दूरी पर घटता जाता है। ट्यूबुलर खंभों के बीच की दूरी 50 से 80 मीटर रखा जाता है। अगला प्रश्न, दो ट्यूबुलर खंभों के बीच की दूरी रखी जाने वाली दूरी होनी चाहिए, जो कि आपको अभी बताया 50 से 80 मीटर, इसको सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ट्रिपल शेड 4 शेड लटकवां इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि उच्च वोल्टता पारेषण लाइन में इसका प्रयोग हम करते हैं। चलिए, ये थे दोस्तों आपके जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके प्रश्न समाप्त हुए। और दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। अगर आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि ये बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जो दोस्तों आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, जो कि हमने 28 से 29 वीडियो मतलब 30 वीडियो डाल चुके हैं, इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न उसमें दिए गए हैं, जो कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि रिपीट हो रहा हो। सभी अपने आप में अगले अलग अलग प्रश्न है, जो कि आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों हम इसमें बात करते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।